अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स 2004 के एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे हैं और आज का फर्स्ट एमसीक्यू है जी लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड मींस। ये लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड कौन सा होता है? वो ऐसी बिड होती है जिसकी वैल्यू जो है वो नंबर वन लोएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि कम से कम रेट होते हैं, प्लस टेक्निकली तौर पे प्री क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई किया हो। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो टेक्निकल प्रपोजल में जो है वो या प्री क्वालिफिकेशन में वो क्वालिफाई करे और उसके बाद जब उसकी फाइनेंशियल प्रपोजल लिखी जाए तो उसमें रेट उसका कम से कम हो। ठीक है, तो ऐसी बिड को हम बोलते हैं लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड। ऑप्शन ए है जी द बिड मोस्ट क्लोजली कंफर्मिंग टू एवेल्युएशन क्राइटेरिया। जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है उसके मोस्टली क्लोजली होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है हैव लोएस्ट एवेल्युएटेड कास्ट। कास्ट भी उसकी कम से कम हो। तो ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अनसेटल्ड क्लेम मस्ट बी सेटल्ड थ्रू। अच्छा, जो अनसेटल्ड क्लेम है, कोई ऐसे क्लेम, कोई ऐसी मतलब डिस्प्यूट है या कोई कन्फ्लिक्ट है या कोई भी इशू है जो अनसेटल्ड है। ठीक है, तो अनसेटल्ड क्लेम को कौन क्लेम मतलब सेटल करता है? ये करता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर कह लें आप। आर्बिट्रेटर होता है थर्ड पर्सन या सालस, जो किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिमूव करता है, खत्म करता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बिड सिक्योरिटी में रिक्वायर्स फॉर बिडर्स मस्ट नॉट एक्सीड। ये बिड सिक्योरिटी जो है ये कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये कहता है पेपरा रूल। पेपरा रूल के मुताबिक 5% से ज़्यादा बिड सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फॉलोइंग ईयर। ये किस साल पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल बने? 2004 में बने। और ये किस ऑर्डिनेंस पे बने? ऑर्डिनेंस 2002। ठीक है, 2002 कौन सा जी? पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस 2002। ठीक है, और किस सेक्शन में? सेक्शन 26। ठीक है, अच्छा जी, और ये कौन अप्रूव करता है? ये फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी ईयर्स प्रिक्योरिंग एजेंसी मेंटेन द रिकॉर्ड। कितने साल जो है वो प्रिक्योरिंग एजेंसी यानी कि कोई गवर्नमेंट या क्लाइंट है, कितने साल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखता है? और ये रखता है जी 5 साल। 5 साल रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाता है अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल। एक जगह पे था पेपरा रूल नंबर 50 के मुताबिक जो है ना ये है। लेकिन चूंकि रूल भी चेंज होते हैं और 2004 है उसकी मॉडिफिकेशन हुई, फिर मॉडिफिकेशन हुई, तो ये रूल आगे पीछे होते रहते हैं। तो जी एक जगह पर रूल लिखा हुआ है रूल नंबर 159। चलो रूल कोई भी हो, रूल नंबर कोई भी हो, ये पेपरा का रूल है कि 5 साल रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन लाजमी रखना है। किसने जी? प्रिक्योरिंग एजेंसी ने। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वेयर अल्टरेशन टेक्निकल प्रपोजल आर पॉसिबल द बिडिंग डैश मेथड इज अडॉप्टेड। कि इसमें अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल का जिक्र आ गया। मतलब अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल किस में होगी जी? ये 2 स्टेजेस में होगी। ठीक है, 2 स्टेज मेथड में अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल होती है। मतलब एक प्रपोजल के बाद दूसरी प्रपोजल भी सबमिट करवाई जाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट मेंट फॉर। ठीक है, इनमें से बिडिंग डॉक्यूमेंट कौन से हैं जी? स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट है। स्पेसिफिकेशन ऑफ एंड ड्राइंग्स बिडिंग डॉक्यूमेंट है। कंप्लीशन स्केड्यूल बिडिंग डॉक्यूमेंट है। तो ऑल ऑफ अबव ये तीनों जो हैं ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मच टाइम कमीशन टेक इन डिसाइड ए कंप्लेन। कोई कंप्लेन है तो उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन कितना टाइम लगाता है? तो कमीशन जो है वो 30 डेज लगाता है। मतलब कमीशन से मुराद है कि कोई अगर कमीशन बना हुआ है तो कमीशन 30 डेज लगाएगा। ये रूल है जी रूल नंबर 61। क्या कह रहा है जी? कमीशन shall decide the complaint within the 30 days
of its receipt and the communication its decision to पार्टीज कंसर्न्ड। ठीक है, जो पार्टीज के दरमियान कंसर्न है इसका डिसीजन है 30 डेज में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू qualification of suppliers and contractors a procurement agency at any stage ask for। जो प्रिक्योरमेंट एजेंसी है ये किसी कंट्रैक्टर को या किसी सप्लायर को किसी भी वक्त क्वालिफिकेशन के मुताबिक क्या कह सकती है जी, कह सकती है इंफॉर्मेशन मांग सकती है कंसर्निंग देयर प्रोफेशनल कंपिटेंसी, कि आपकी आपके मतलब आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपकी क्या कंपटेंसी है। इसके अलावा दी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर लीगल एंड मैनेजरियल कंपटेंसी। इसके अलावा फाइनेंशियल कंपटेंसी, किसी भी कंपटेंसी के लिए प्रिक्योरिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर से ये इंफॉर्मेशन मांग सकती है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बिड मस्ट बी, बिड क्या है जी, बिड मस्ट बी, मस्ट बी, मस्ट बी आप कह सकते हैं। बिड क्या है, बिड आपका वो डॉक्यूमेंट है जो आपने जिसमें BOQ हो एवरीथिंग शामिल होगी, जिसको आपने फिल करके और इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बिल फिल करने के लिए ना, तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने बिड फिल करनी है, फिल करके आपने सबमिट करवानी है, उसके लिए आपने बिड सिक्योरिटी भी जमा करवानी है, सारा कुछ। तो जो चीज़ आपने सबमिट करवानी है उसको बिड बिड बोलते हैं। तो बिड क्या चीज़ है जी, फुल्ली इनक्लोज्ड एंड कैन नॉट बी नोन अनटिल ड्यूली ओपन। ठीक है, तो ये इनक्लोज्ड होती है, इसको हम जो है ना वो बिड बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, टिक द बिडिंग डॉक्यूमेंट मेंट फॉर कंपेटिटिव बिडिंग। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिडिंग में क्या चीज़ें हैं जी। बिडिंग में इनविटेशन ऑफ बिड भी होगा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिडर्स भी होगा और फॉर्म्स ऑफ बिड भी होगा। तो ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द रूल शैल अप्लाई टू ऑल प्रिक्योरमेंट मेड बाय ऑल डैश ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वेदर विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान। तो भाई रूल ये किस पे अप्लाई होंगे, ऑल रूल्स अप्लाई ऑन दी क्लाइंट कह लें या प्रिक्योरिंग एजेंसी कह लें। ठीक है, ऑल रूल अप्लाई टू ऑल प्रिक्योरमेंट मेड फॉर दी ऑल प्रिक्योरिंग एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विद इन आर आउटसाइड द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर हो, जो प्रिक्योरिंग एजेंसी होगी उसके ऊपर ये सारे रूल अप्लाई होंगे कि प्रिक्योरिंग एजेंसी ने इस रूल को फॉलो करते हुए सारा जो है वो प्रिक्योरमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, issued within 30 days of the expiry of the mentioned period enabling the supplier or contractor to submit the final bill except for unsettled claim which shall be resolved through। अच्छा जी, एक तो चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जब जब बिल सबमिट करवाता है तो उसके बाद जो है प्रिक्योरिंग एजेंसी ने क्या करना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर फाइनल बिलिंग कर देनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लेम चल रहा हो, अनसेटल्ड क्लेम होगा, तो अनसेटल्ड क्लेम के लिए 30 डेज जो है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एडिशनल, तो कुल मिला के फिर 60 डेज बन जाएंगे। ये है जी रूल, पेपरा रूल 2004 के मुताबिक जो है ना, रूल नंबर 137 क्या कह रहा है जी, ये है, प्रिक्योरिंग एजेंसी शैल इंश्योर द फाइनल पेमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मेड एंड द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड विद इन द 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देना है और आपने जो है वो उनका पेमेंट वगैरह फाइनल भी कर देनी है। ठीक है, अच्छा जी, ऑफ एक्सपायरी ऑफ द मेंशन्ड पीरियड एनेबलिंग द सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर टू सबमिट द फाइनल बिल। अब बोल्ड में क्या चीज़ है जी, बोल्ड में है एक्सेप्ट फॉर अनसेटल्ड क्लेम विच शैल बी रिजॉल्व्ड थ्रू 30 डेज। मतलब कि 30 डेज होंगे, जो अनसेटल्ड होंगे ना उसके लिए एडिशनल होंगे। ये मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए जी, फाइनल बिल के लिए क्या है जी, 30 डेज हैं, जबकि अनसेटल्ड क्लेम है जो डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए 30 डेज एडिशनल है। ठीक है, एडिशनल 30 डेज होंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे जी, कुल मिला के 60 डेज हो जाएंगे, कोई ऐसा सीन हो तो। ठीक है, आगे है जी, हाउ मैनी ईयर्स प्रिक्योरिंग एजेंसी मेंटेन द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड आप कितने साल
इनमें से आप मेंटेन रख सकते हैं जी। प्रिक्योरिंग एजेंसी की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने 5 साल रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। रूल नंबर 50, ठीक है, या फिर रूल नंबर 159, ठीक है। अच्छा जी, अगर ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन से रूल में है, तो रूल 50 है या 59 है। ये फिर जो है ये 2004 में है, उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद जो है ना रूल की नंबरिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। बल्कि ये आ भी गया या रूल 159 क्या कह रहा है जी, फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, क्या आपने करना है कि ये रिकॉर्ड को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सप्लायर मे बी ब्लैक लिस्टेड, कौन सा जो सप्लायर है वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, ठीक है। ये सप्लायर constantly fail to provide satisfactory performance, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, 2 3 4 दफा जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो फेल परफॉर्मेंस जा रहा है, तो उसको बैक लिस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा फाउंड इन जो करप्ट प्रैक्टिस, अगर करप्ट प्रैक्टिस में पाया जाता है तब भी, अगर फ्रॉड प्रैक्टिस में पाया जाता है तो तब भी, ठीक है। इन तमाम केसेस में जो है वो इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है ना ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, ठीक है। चाहे जो है बार बार काम फेल कर रहा है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो करप्ट पाया जाता है, ठीक है, और चाहे जो है वो फ्रॉड फ्रॉड की सूरत में फ्रॉड प्रैक्टिस उसकी इस तरह की है, तो उसको जो है ना हम ब्लैक लिस्टेड कंसिडर या ब्लैक लिस्टेड लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर शैल प्रिंसिपली अपीयर इन एट लीस्ट, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट एट लीस्ट हम कितने न्यूज़पेपर में देंगे, तो 2 न्यूज़पेपर में देंगे, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रिक्योरिंग एजेंसी वाइल इंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन, मतलब प्रिक्योरिंग एजेंसी है उसने पहले प्री क्वालिफिकेशन की, मे टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉलोइंग फैक्टर, जब प्री क्वालिफिकेशन करता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखता है। बिल्कुल जी, इसमें फाइनेंशियली पोजीशन देखी जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके पास कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी मशीनरी है, कौन से प्लांट हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्शन ए क्या है, कैपेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स, और फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। ऑल ऑफ अबव कह लें या बोथ ए एंड बी कह लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट, अब ये कब दिया जाता है, ये तब दिया जाता है जब काम कंप्लीट हो जाता है, और काम कंप्लीट होने के बाद डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब हमने इसको रिटेंशन मनी रिलीज करना होती है, तो उस सूरत में जब कॉन्ट्रैक्टर जब मतलब 12 माह कंप्लीट होने के बाद जब क्लेम करता है कि आप चेक कर लें एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ जो है वो कंप्लीट है, तो फिर क्या करना होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट फिर जब रिक्वेस्ट करता है इन रिटन फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके बाद विद इन 30 डेज हमें जो है वो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट या लाइबिलिटी सर्टिफिकेट, डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट, या फिर इसको हम कह लें कि तमाम पेमेंट्स जो है वो विद इन 30 डेज करना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, द बिड मोस्ट क्लोजली कैपेबल to evaluate criteria other conditions specified in the bidding document and having lowest evaluated cost। तो जी कौन से किसको जो है हम एवेल्यूएटेड क्राइटेरिया में जो है ना किसको हम कौन सा बिड सक्सेसफुल कंसिडर होगा, डेफिनेटली लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड जो होगी उसको हम जो है ना वो कंसिडर करेंगे, और वही कंट्रैक्टर सक्सेसफुल कंट्रैक्टर या सक्सेसफुल बिडर कंसिडर होगा। नेक्स्ट है जी, कंट्रैक्टर में बी ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। जो बंदा या जो कंट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो गया है विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसकी जो है उसको सुने बगैर क्या हम कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। उसको शैल बी अकॉर्डिंग टू एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मतलब उसको सुनने की जो है एक मुनासिब जो है ना अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द प्रिक्योरिंग एजेंसी इज convinced the use of the reference of the brand name and catalog number and the essential complete and the otherwise
Incomplete specification such as the reference qualified with the word equivalent। अच्छा जी, with the word equivalent वो बता रहा है कि अगर आपने जो है ना कोई रेफरेंस यूज करना है ना, फॉर एग्जांपल मतलब ब्रांड नेम, ठीक है, या कोई कैटलॉग वगैरह, कैटलॉग का नंबर वगैरह, ठीक है, तो फिर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, सेंट्री वर्कर हैं, या आपकी जो है वो सेंट्री फिक्सचर्स हैं, ठीक है, आप टैब्स वगैरह लगवा रहे हैं, आपने शावर लगवाना है बाथरूम में, या इस तरह के मतलब टैब वगैरह सिंक सेट पूरा लगवाना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं जी उसके ब्रांड का नेम, ठीक है। या फिर आप जी यूँ कह लें कि आप वॉश हैंड बेसन है, ठीक है, या जी आपका वो कमोड है तो आपने पोर्टा का कमोड है, ठीक है, तो आप पोर्टा लिख रहे हैं ना, तो पोर्टा के आप जस्ट पोर्टा नहीं लिख सकते। जस्ट पोर्टा लिखेंगे तो अगला बंदा मजबूर हो जाएगा कि पोर्टा ही ढूंढ के लेके आए और वो पूरी मार्केट में मिले ही ना उसको। पोर्टा आर इक्विवेलेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट वाला वर्ड वो कह रहा है कि अगर कोई ब्रांड ब्रूंड का नाम दे दे या कैटलॉग का, तो ये आर इक्विवेलेंट जो है ये लाजमी साथ जो है ना वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल फैसल की आपने वो फिक्सचर्स वगैरह लगाने हैं, मिक्सर और ये सारी चीज़ें आपकी फैसल की हैं या कोई और है, किसी भी ब्रांड का नाम ले लें, मास्टर की टाइल लगानी है तो वो मास्टर और इक्विवेलेंट साथ लाजमी होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रेफरेंस शेल बी क्वालिफाइड विद वर्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एवेल्यूएशन रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट गिविंग जस्टिफिकेशन। जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है इसकी जस्टिफिकेशन के लिए या इसके बाद कोई बंदा जो है वो अपील कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कितने दिन के लिए कर सकता है? जस्टिफिकेशन के लिए कितने दिन होते हैं जी? 10 दिन होते हैं। 10 दिन के बाद फिर वर्क ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रोसीजर इज इन्वॉल्व्ड इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर लार्ज है और कम्प्लेक्स है तो टू स्टेज बिडिंग हम यूज करेंगे, ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, टिक द करेक्ट रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द बिड। अगर आप बिड को ओपन करना है तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। क्या है जी? प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रीड अलाउड यूनिट प्राइस एज वेल एज द अमाउंट शैल रिकॉर्डेड मिनट्स ऑफ बिड। मतलब तमाम आइटम्स को जो है ना प्रोक्योरिंग एजेंसी आराम से चेक करेगी किसका क्या रेट लगाया है कंट्रैक्टर ने, और उसके बाद इसकी वैल्यूएशन जो करनी होती है, ठीक है। ऑल बिडर्स शैल अटेंड अटेंडेंस शीट। तमाम जो है वो अटेंडेंस शीट पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। और जी all bid submitted after the time prescribed shall be rejected and returned। ये कह रहा है कि अगर जिन कॉन्ट्रैक्टर ने या जिन बिडर्स ने टाइम गुजरने के बाद सबमिट करवाई उनको उन उन उनकी जो बिड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको रिटर्न वापस कर दिया जाता है। तो बिल्कुल जी ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट होगा, तमाम जो है वो ऑप्शंस ठीक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इट इज मैंडेटरी दैट एडवर्टाइजमेंट प्रिंसिपली अपर्स इन। ठीक है, अब जो है ये हम इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो एटलीस्ट दो नेशनल न्यूज़पेपर में होना चाहिए। और ये कितना है? रूल नंबर 13। एडवर्टाइजमेंट का रूल नंबर 12-13 है, ठीक है। 12 में भी ये डिस्कस हो रहा है और 13 में भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if if the second stage the procuring agency shall involve the whole proposal accordance with the evaluation criteria and the bids found to be the lowest criteria shall not be। मतलब वो कह रहा है कि अगर सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में टेक्निकली हो गई है, सेकंड स्टेज है जिसमें प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो इवैल्यूएशन कर रही है किसकी? दी होल प्रपोजल ऑफ दी अकॉर्डिंग टू दी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जितनी भी प्रपोजल्स आई हैं उनका जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के मुताबिक उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ जी? दी बिड फाउंड्स टू बी लोएस्ट इवैल्यूएटेड, मतलब ऐसी एक बिड मिली है जिसका कम से कम रेट है, शैल नॉट बी रिजेक्टेड, उसको फिर हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको ही मतलब टेंडर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वही कंट्रैक्टर जो है ना उसको ही अलाउ करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ द प्रोक्योरमेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क।
ठीक है। तो बिडिंग मेथड कौन सा जी? बिडिंग मेथड यही है, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग्स। अब इसमें आगे 2 3 4 मेथड्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ओपनिंग ऑफ बिड इज सब्जेक्ट बी। ओपनिंग ऑफ बिड में क्या आ जाता है जी? ऑप्शन ए क्या है जी? द डेट ऑफ द ओपनिंग बिड एंड द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन इज सेम। ठीक है, शैल बी सेम। ठीक है, जो लास्ट डेट होती है बिड की, वो ही उसी दिन ही जो है क्या होता है, ओपनिंग होती है उसी बिडिंग्स की। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है जी? बिड शैल बी ओपन एट द टाइम स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में टाइम लिखा गया होता है, उसी टाइम पे इसको ओपन किया जाता है, और ये टाइम जो है, ये तकरीबन जो जब सारी सबमिट हो जाती हैं तो उसके आधे घंटे बाद किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी क्या? ऑल बिड शैल बी ओपन एट लीस्ट 30 मिनट आफ्टर डेडलाइन। जो डेडलाइन होती है सबमिशन की, उसके 30 मिनट बाद होता है, और ये रूल है। ये तीनों चीजें जो है ये पेपरा रूल्स में है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल वर अप्लाइड इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान। बिल्कुल, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि रूल कौन सा है जी? 2004 वाला रूल है, पेपरा का रूल है, और ये किसी भी जो है वो प्रिक्योरमेंट एजेंसी, ऐसी प्रिक्योरमेंट एजेंसी जो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, उस पर अप्लाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, फॉर प्रिक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। अब प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग के लिए क्या है जी? ऑल कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर शेल बी इंटाइटल्ड। नहीं, सारे तो नहीं हो सकते। ठीक है, ओनली कौन से होंगे? जो प्री क्वालिफिकेशन वाले होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रिक्योरिंग एजेंसी शेल बी मेड अवेलेबल बिडिंग्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू बिडर्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है जी? प्रिक्योरिंग एजेंसी शेल बी मेड अवेलेबल द बिडर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू बिडर्स। मतलब कि प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है वो कब डॉक्यूमेंट जो है वो देगी बिडर्स को। ठीक है, मतलब कि मतलब जब न्यूज़पेपर लगा दी, जो है न्यूज़पेपर पे ऐड लगा दी। ठीक है, टेंडर नोटिस लग गया, टेंडर नोटिस के बाद कब जो है वो टेंडर्स के लिए या बिडर्स के लिए जो है ना, वो अवेलेबल होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। तो जी जब लग गया, उसके इमीडिएटली आफ्टर पब्लिकेशन, जब पब्लिक हो गया, तो उसके बाद जो है ना, पब्लिश के बाद ये ओपन कर दिया जाता है किसी भी बिडर के लिए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेमेंट ऑफ द बिल शैल नॉट एक्सीड। ठीक है, मतलब ये 30 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर कोई क्लेम करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो 30 डेज के अंदर अंदर उसको पेमेंट होनी चाहिए, उसका बिल बना देना चाहिए। फाइनल पेमेंट ऑफ बिल, बिल आपका 30 डेज के अंदर बन जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई उसमें डिस्प्यूट है या अनसेटल्ड क्लेम है, तो उसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके लिए टाइम तो नहीं, और मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा 30 डेज एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, रिस्पॉन्स टाइम अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल फॉर बिड। अब बिडिंग के लिए कितना जी रिस्पॉन्स टाइम है? अब जी रिस्पॉन्स टाइम जो है, ये पेपरा का रूल नंबर 13 है, जिसकी हेडिंग रिस्पॉन्स टाइम है। रूल नंबर 13, रिस्पॉन्स टाइम कितना है जी? 15 डेज हैं जी नेशनल के लिए, और 30 डेज हैं इंटरनेशनल बिडिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनी रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन इन द बिड मेड द प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल इनवेरिएबल बी। मतलब किसी भी किस्म की आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या आपकी कोई कंप्लेन है, तो उसको आपने क्या करना है जी? इन रिटर्न लेके आना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एड्स फॉर द प्रिक्योरमेंट कैन गिवन इन। उर्दू में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज में भी हो सकती है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। पब्लिक प्रिक्योरिंग रूल्स वर अप्लाइड इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान 2004 वाले रूल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, वेयर नोटिफिकेशन ऑफ एनी चेंज। मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी चेंज करना है आपने, एडिशनल नोटिफिकेशन और डिलीटिंग एनी टाइम बी नेसेसरी। मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन है किसी चेंज का, जिसको हम बाज़ दफ़ा चेंज आर्डर बोलते हैं और बाज़ दफ़ा अडेंडम,
ठीक है। ये होता है कि आपने सबमिशन मतलब सबमिट डेट जो है, जो बिडिंग की लास्ट डेट है, सबमिशन डेट, उससे पहले पहले अगर हम कोई क्लैरिफिकेशन कर देते हैं या उसको कोई नोटिफिकेशन निकाल निकाल देते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, ये बिडिंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन टाइमली मैनर, ये टाइम पे जो है ना उसको जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए। बिडिंग डॉक्यूमेंट ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी है इज, ठीक है, तो सबके लिए ये इक्वली अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी डैश मींस, डैश मतलब इनमें से क्या है जी, डैश मींस पर्सन, कंसल्टेंट या एंड फर्म्स, ठीक है, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक दी सप्लाई गुड्स सर्विसेज एंड वर्क। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है या फिर एक सप्लायर प्रोवाइड करता है। अब इनमें से सप्लायर नहीं है, अगर सप्लायर होता तो सप्लायर भी ऑप्शन था, फिर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना था। कॉन्ट्रैक्टर हो या सप्लायर हो सेम डेफिनेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए प्रिक्योरिंग एजेंसी इंगेजिंग द प्री क्वालिफिकेशन शेल एन, प्री क्वालिफिकेशन में क्या चीज देखी जाती है जी, ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर द प्री क्वालिफिकेशन, इवेल्युएशन क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है जी वाइल ओपनिंग कम्पिटिटिव बिडिंग्स विच इन्वेल्व्स इज ओपन फर्स्ट, पहले हम कौन से इन्वेल्व खोलते हैं, बाद में कौन से खोलते हैं, पहले हम खोलते हैं टेक्निकल प्रपोजल्स, और दूसरे जो है वो प्रिक्योरिंग एजेंसी उसको जो है मतलब सील्ड में ही ओपन किए बगैर ही विदाउट ओपन इसको साइड पे रख देती है, ठीक है। साइड पे रखने के बाद जब हम ये टेक्निकल प्रपोजल देख लेते हैं तो टेक्निकल प्रपोजल के बाद फिर ये फाइनेंशियली प्रपोजल की तरफ जाया जाता है, फिर उसको ओपन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टू स्टेज बिडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, अब टू स्टेज बिडिंग में क्या होता है, टू स्टेज में होता है कि नंबर वन टेक्निकल प्रपोजल खोली जाती है, बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके बाद क्या किया जाता है जी राइट द प्रिकॉर्डिंग एजेंसी टू रिवाइज डिलीट एंड मॉडिफिकेशन, ये चेक कर लिया, टेक्निकल प्रपोजल चेक कर ली, उसके बाद उसमें अगर कोई गलतियां की हुई हैं, कोई किसी जगह पे रिवाइज करना है, डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, कोई लेसन्स का इशू है, कुछ भी है ना, उसको जो है बताया जाता है कि आप इसको राइट कर लो, ठीक है। राइट ऑफ द प्रिकॉर्डिंग एजेंसी टू रिवाइज डिलीट एंड, मतलब जो राइट हासिल होता है प्रिक्योरिंग एजेंसी को उसको रिवाइज करने का, डिलीट करने का या मॉडिफाई करने का, ठीक है। अच्छा जी ऑप्शन थ्री क्या है जी बिड शैल नॉट एग्री टू मॉडिफिकेशन विदाउट सॉरी विदड्रॉ बिडिंग विदाउट फॉर फीचर, तो ये मतलब ये है कि अगर जो है मतलब एक दफा बिडर ने कुछ सबमिशन करवा दी तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, जबकि ये राइट हासिल है प्रिक्योरिंग एजेंसी को, ठीक है। अच्छा जी ऑल ऑफ दिस अबव जो है ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एड्स फॉर प्रिक्योरमेंट कैन बी गिवन इन, एड जो है उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी, एनी लैंग्वेज, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन है बिड वैलिडिटी पीरियड बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड दैट, अच्छा तो ये जो एक्सटेंशन करनी होती है ये भी पहले हमने डिस्कस किया है, एक्सटेंशन के लिए क्या होगा कि बिड भी बिडर्स जितने भी हैं वो इस पे जो है एग्री हों और प्रिक्योरिंग एजेंसी को जो है रिक्वेस्ट करें इन रिटन फॉर्म, बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर कोई बिडर जो है एक वो कहता है कि मैं नहीं, मतलब एक्सटेंशन के वो जो है ना उसको सपोर्ट नहीं करता, उसकी अपनी कोई मजबूरी है, उस डेट को वो हो सकता है कि उसने कहीं और काम लिया हो, उसने उधर जाना हो या कुछ भी मजबूरी हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो उसने बिड सिक्योरिटी सबमिट करवाई होती है वो उसको वापस कर दी जाती है, सिर्फ उसी सूरत में जब ये एक्सटेंशन करना हो। अदरवाइज अगर वो मतलब के सीरियस ना हो तो फिर ये बिड सिक्योरिटी जो है ये इसको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई होता है जी, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाद भी, ये जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, फेडरल के काम होते हैं, टू द प्रिक्योरिंग एजेंसी ऑफ द फेडरल, to all procuring agency of the federal within Pakistan, to all procuring agency outside the Pakistan, all of the above, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दी procuring agency shall provide the set of the bidder documents to any supplier, और जो पूरा सेट दिया जाता है
ये क्या है? ये जी एक रिक्वेस्ट होती है, मतलब एक पूरी रिक्वेस्ट होती है, इसको जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। दूसरा होता है जी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस। तो इसमें जो है ना वो पूरी एक डिटेल होती है पेमेंट की ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ दी व्हाट इज द अप्रूवल मैकेनिज्म ऑफ प्रपोज्ड प्रिक्योरमेंट? तो सिंपल जी, अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म तो यही है ना कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ऑप्शन एक है ऑल प्रिक्योरमेंट एजेंसीज शैल प्रोवाइड क्लियर ऑथराइजेशन। मतलब जो प्रिक्योरिंग एजेंसी है ना, मतलब अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसकी कंपिटेंसी है, मतलब एक तो क्लियर ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि कंपिटेंसी उसकी जो है वही होनी चाहिए, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनिशिएट प्रिक्योरमेंट वंस अप्रूव्ड ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटीज। और जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी अप्रूवल होना जरूरी है कंपिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी कंपिटेंसी में आता है, जो भी उसकी अथॉरिटी है उधर से अप्रूवल होना जरूरी है। अब जी ये रूल है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 12 है, ये मतलब पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल है, सेम चीज़ें हैं जी। ऑल प्रिक्योरमेंट एजेंसी मस्ट प्रोवाइड द क्लियर ऑथराइजेशन। एक तो क्लियर ऑथराइजेशन होना ज़रूरी है। नंबर 2, प्रिक्योरमेंट प्रोसेस शेल ओनली स्टार्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टिक द क्राइटेरिया मस्ट बी ओपनिंग बिड। तो जी ये ऑल ऑप्शन ही करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है दी बिड ओपन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द बिडर। बिडर का उधर होना जरूरी है। तो इट मे बी प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो खुद नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और एट द टाइम प्लेस अनाउंस्ड प्रायर टू द बिडिंग्स। मतलब इससे पहले जो टाइम, जो जगह पहले से जो है वो सिलेक्ट की गई हुई है, उसी जगह जो है ना वो सारा होगा। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द कॉन्ट्रैक्टर द प्रिक्योरिंग एजेंसी एट एनी स्टेज आस्क फॉर। ये क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी स्टेज में प्रिक्योरिंग एजेंसी पूछ सकती है। ये हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर प्रोफेशनल कंपिटेंसी के लिए, या फिर लीगल के लिए कंपिटेंसी हो, या फिर फाइनेंशियल कंपिटेंसी हो, किसी के मतलब भी प्रिक्योरिंग एजेंसी पूछ सकती है। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, ए बिड कैन बी रिजेक्टेड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया में से चेक करना कि रिजेक्टेड कब हो सकती है, ठीक है। ए बिड कैन बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हो सकती है ऑन द फॉलोइंग अराउंड एनी टाइम प्रायर टू द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले किसी भी टाइम अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुई तो रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्ट की कोई भी वजह हो सकती है। और रिजेक्ट का रूल क्या है? रूल नंबर 33, ये आपने याद रखना है। और रीबिडिंग का क्या था? 34 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ। तो जी इसका जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है सबमिट करवाने का? स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक तो ये है कि टाइम जो है वो डेट, जो उसकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले सबमिट करवाया जाए। बिड जो है शेल बी सबमिटेड इन द सील्ड पैकेज, बिल्कुल सील्ड, इनवेलप्ड, बंद इनवेलप्ड होना चाहिए। इसके अलावा कंट्रैक्टर आर फुली इनक्लोज, वही ना कंटेंट्स जो है आर फुली इनक्लोज्ड होने चाहिए। तो बोथ ए एंड बी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इट इज मैंडेटरी एडवर्टाइजमेंट प्रिंसिपली अपीयर। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो उर्दू में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, दोनों न्यूज़पेपर में होना चाहिए, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी इन एक्सरसाइज पावर ऑफ डिस्कस्ड सेक्शन 26 ऑफ द पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ऑर्डिनेंस कौन था? ऑर्डिनेंस नंबर 2, ऑर्डिनेंस 2002 था। कौन सी जी? पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर ऑर्डिनेंस 2002 सेक्शन 26, ठीक है। तो ये इस पे बनी थी जी ये पेपरा रूल, ठीक है। और इसको जो है ना वो एक फिर इसके इस जो पेपरा ऑर्डिनेंस पे ये जो बना था, ये रूल बने थे या एक्ट बना था,
ठीक है, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी थी या ऑर्डिनेंस या एक्ट था, इसको जो है वो फॉलो मतलब इसको जो है वो चलाने के लिए, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए फिर पेपरा बना था पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बनी थी जो इस एक्ट को जो है ना वो फॉलो करती है और तमाम जो है वो टेंडर्स या इस तरह की इसमें फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो इसको इंश्योर करती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स अप्लाई किस पे अप्लाई होंगे जी? बिल्कुल प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है फेडरल पे अप्लाई होंगे, विद इन दी पाकिस्तान, विदाउट दी पाकिस्तान, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। तो जी आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।